श्वसन तंत्र है, हमारी सांस वाली लेने की जो दिक्कत है, चेस्ट की दिक्कत है, अमूमन व्यक्तियों को क्या होती है? ये लंग्स एक ऐसे अंग हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं, कोई इनको रेस्ट नहीं मिलता है। और पूरे टाइम हम लोग बाहर की एनवायरनमेंट में जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाती है, लेकिन हमारे लंग्स में एक ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया है कि काफ़ी कुछ चीज़ों को वो फिल्टर आउट कर देता है। अमूमन टीवी जब होती थी या तो जेनेटिक भी बीमारी हो सकती है? जेनेटिक नहीं होती है, ये एक भ्रांति है। आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछ लिया। तो शुरुआती एक प्रश्न ये और रहेगा मेरा, कैसे व्यक्ति पहचाने, क्या शुरुआती ऐसे लक्षण होते हैं कि व्यक्ति को संकेत हो कि हाँ मुझे टीबी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ या मुझे हो रहा है, कैसे लगे? यदि कोई व्यक्ति जानता है कि वो किसी टीबी के रोगी के संपर्क में है तो उसको होशियार रहने की ज़रूरत है, प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़। हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ कॉर्नर में बात होती है आपकी सेहत से जुड़ी हर एक चीज को लेकर के, और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे शख्स के पास जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने जीवन के 50 साल दिए हैं, योगदान दिया है और लगातार वो ये सेवा करते भी आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर डॉक्टर एस.के. कटियार की, जो कि पल्मोलॉजिस्ट है। आम भाषा में अगर मैं दर्शकों को समझा दूं तो पल्मोलॉजिस्ट यानी कि चेस्ट स्पेशलिस्ट है, श्वसन तंत्र से जुड़े जो स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ कॉर्नर पे, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हैं। और जिस तरह से मैं आ रहा था आपसे बातचीत करने के लिए, हमारी बात हुई थी, और ये बड़ा मुझे अंदर से अच्छा लगा कि आपके 50 साल अभी हाल फिलहाल ही में हुए हैं मेडिकल क्षेत्र में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप एक छोटा सा अपनी जर्नी के बारे में, आपने कहाँ से शुरुआत करी और क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी हैं, उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण जी। मैं कानपुर का ही निवासी हूँ और शायद हमारा सौभाग्य था कि हमारी सारी एजुकेशन कानपुर में ही संपन्न हुई। अच्छा। बेसिक एजुकेशन से लेकर के MBBS इसी मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद DTCD डिप्लोमा, फिर MD, और उसके बाद यहीं पर हम चेस्ट विभाग में हमने एज फैकल्टी एज लेक्चरर ज्वाइन किया, यहीं रीडर, प्रोफेसर, उसके बाद प्रिंसिपल एंड डीन इसी मेडिकल कॉलेज 2003 में मैंने ज्वाइन किया था। जी। और 2008 में लगभग 30 साल की सर्विस के बाद हमारा रिटायरमेंट वहाँ से मैंने लिया। हमारा योगदान चेस्ट क्षेत्र में नेशनल लेवल पे भी काफ़ी रहा। हमारे सोसाइटी है नेशनल कॉलेज चेस्ट फिजिशियंस इंडिया, उसके हम नेशनल प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा इंडियन चेस्ट सोसाइटी और ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके भी हम अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट रहे। और वर्तमान में हम हमारे नेशनल कॉलेज चेस्ट फिजिशियंस है उसके सेंट्रल जोन के चेयरमैन हैं। और हमारी जो साइंटिफिक कमेटी और एकेडमिक फोरम है उसके भी हम चेयरमैन वर्तमान में हैं। और साथ ही साथ मरीजों की सेवा भी चल रही है। चलिए, ये आपने अच्छा बताया कि आप कानपुर की ही मिट्टी से जन्मे, उसी मिट्टी पे पनपे और उसी में तराशते। कार क्षेत्र भी कानपुर ही रहा। अक्सर लोग जो शहर छोड़ करके चले जाते हैं, हाँ, अक्सर ये होते दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में जी। लेकिन हमने ये चुना कि हम अपना हमको ऐसे मौके भी मिलते रहे कि हमारा पूरा कार्यकाल यहीं पर बीता। शायद भगवान की काफ़ी कृपा रही। और क्योंकि आपका क्षेत्र रहा है पल्मोलॉजिस्ट में, आम भाषा में चेस्ट हम बोल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक नहीं पल्मोलॉजिस्ट क्योंकि नहीं समझ पाती, लेकिन हर खैर अब तो अवेयरनेस बढ़ रही है। खैर, तो कानपुर में रहे, कानपुर में आपको पता है एक बड़ा द्रव्य पदार्थ भी चलता है,
और आप उसी फील्ड में रहें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपसे कई सारे मेरे भी सवाल हैं और कई दिक्कतें मैं जो अक्सर लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, आज आपसे पूरे एक एक चीज़ जानेंगे और दर्शकों को भी काफ़ी आपसे नॉलेज मिलेगी इस चीज़ को लेकर। और आई होप कि दर्शक जब देखें इस चीज़ को, आपको देखें, आपको सुने, तो कम से कम वो इस चीज़ों को लेकर के अवेयर रहें कि हाँ, हमें बीमारी को न्योता नहीं देना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस सोसाइटी से भी आप रहे हैं और प्रिंसिपल भी रहे हैं आप मेडिकल कॉलेज के, आपने बड़ी भूमिका अच्छी निभाई। सबसे पहले अगर बात करें तो जो श्वसन तंत्र है, हमारी सांस वाली लेने की जो दिक्कत है, चेस्ट की दिक्कत है, अमूमन व्यक्तियों को क्या होती है? ये लंग्स एक ऐसे अंग हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं, कोई इनको रेस्ट नहीं मिलता है। और पूरे टाइम हम लोग बाहर की एनवायरनमेंट में जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाती है। तो कोई एयर, केवल एयर नहीं जाती है, उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, तरह तरह की चीज़ें भी साथ में अंदर जाती हैं। लेकिन हमारे लंग्स में एक ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया है कि काफ़ी कुछ चीज़ों को वो फिल्टर आउट कर देता है। लेकिन उसके उपरांत भी ये डिपेंड करता है कि जैसे कानपुर जैसे शहर में जिसमें कि पॉल्यूशन बहुत है, तो लंग्स की भी एक लिमिट है कि उसको कितना फिल्टर आउट कर पाएगी। जैसे हम वाटर फिल्टर की भी एक लिमिट होती है कितना कर पाएगी जी। तो जब ये जो दूषित चीज़ें हमारे लंग्स के अंदर जमा होने लगती हैं धीरे धीरे करके, तो फेफड़ों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती चली जाती है और वो दूसरी तरह तरह की बीमारियों के लिए उनमें एक ग्राउंड क्रिएट होती चली जाती है कि बैक्टीरिया भी जा करके इन्वेड कर सकते हैं, वायरस भी जाके नुकसान कर सकते हैं। और उसके अलावा लंग्स जब डैमेज हो जाते हैं तो सांस लेने का जो हमारा ऑक्सीजन अंदर जानी चाहिए पूरी तौर पे, वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती शरीर के विभिन्न अंगों में। तो इस तरह से करके व्यक्ति को फिर बीमारियां पकड़ती चली जाती हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे अमूमन हम लोग अस्थमा बोल देते हैं, सांस की बीमारियों में अगर हम देखें, और एक तो सबसे बड़ी ट्यूबरक्लोसिस जो आपने बताया, टीबी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी और ये फैलने वाली भी बीमारी है। इस सबसे पहले बात हम टीबी को लेके कर लेते हैं, क्योंकि अमूमन टीबी जब होती थी या तो जेनेटिक भी बीमारी हो सकती है। जेनेटिक नहीं होती है, ये एक भ्रांति है। आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछ लिया। इसको जेनेटिक बीमारी लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हो गई, हमारे परिवार में किसी को टीबी नहीं थी। ये जेनेटिक बीमारी नहीं है। ठीक है, अमूमन लोग ये एक बीमारी ऐसी है जो कि बाई कांटेक्ट से मतलब कि अगर आप किसी ऐसे रोगी के साथ रहते हैं या उसके साथ आपका उठना बैठना है या आप कभी भी उसके संपर्क में आते हैं, तो एक फेफड़े का रोगी जिसको कि एक्टिव डिजीज़ है, वो जब खांसता है या बोलता है या छींकता है, तो उसके दौरान उसके मुंह से लाखों की तादाद में पार्टिकल्स, एरोसॉल कहते हैं इसको, वो निकलते हैं और उसमें अंदर बैक्टीरिया भी लाखों की तादाद में होते हैं। तो दूसरा व्यक्ति की जो उसके संपर्क में रहता है, या तो घर पे हो या कार्य क्षेत्र में हो या आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं गए हैं, शॉप पे गए हैं, तो ये जब आप सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स जो एरोसॉल जो है वो आपके लंग्स के अंदर भी पहुंचता है और ये बैक्टीरिया वहाँ पर जा कर के बीमारी पैदा करने में उनमें पूरी क्षमता होती है। लेकिन निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को टीबी नहीं हो जाएगी। ये निर्भर करता है, ये कि लड़ाई है बिटवीन बैक्टीरिया और उस व्यक्ति की अपनी इम्यूनिटी जो प्रतिरोधक शक्ति है। अगर आपकी प्रतिरोधक शक्ति अच्छी, तभी कहते हैं कि खान पान वगैरह अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, समय से सोना चाहिए, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए। तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो बॉडी इस बैक्टीरिया को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, मार सकता है। मार करके उसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं कि जब वो लंग्स के अंदर पहुंचता है, पहले तो काफ़ी कुछ फिल्टर आउट हो जाता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, जैसे ही बैक्टीरिया पहुंचता है सेल्स उसके पास आकर के उसको घेर लेते हैं
घेर करके उसको कोशिश करते हैं कि उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये इम्यूनिटी पावर जिसकी Immunity कमजोर है power। तो वो अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है जी। या इन्फेक्शन की डोज बहुत हाई है, आपको एक क्षणिक किसी से संपर्क हुआ, एक बार एक्सपोजर हुआ, आपने उसको इग्नोर किया। उससे आपने ओवरकम कर लिया। लेकिन यदि आपके साथ कोई ऐसे संपर्क में जो कि रोज आपको इन्फेक्शन दे रहा है या उसको बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया निकल रहे हैं, तो हैवी डोज अगर मिलती है और कंटिन्यूस डोज मिलती है जी। तब हो जाने की एक चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कानपुर में बीमारी ट्यूबरकुलोसिस क्यों ज़्यादा होती है, गरीबी एक उसका और कारण है, क्योंकि मेल नरिशमेंट, खान पान अच्छा ना होना, उसकी वजह से फिर वही इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा एक कमरा है, उसमें 5-6 लोग रह रहे हैं, कोई उसमें वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की नहीं है, कोई रोशनी, सनलाइट नहीं। सनलाइट टीबी के बैक्टीरिया को बहुत तेज़ी से मार देती है। ये एक हम लोग के लिए एक बड़ा अच्छा, ये आज तक किसी ने नहीं बताया इस चीज़ को। सनलाइट बिल्कुल टीबी बैक्टीरिया को कुछ सेकंड में ही मार देती है। तो अगर कमरे के अंदर कहीं से धूप नहीं आ रही है तो ये बैक्टीरिया जब उसने व्यक्ति एक टीबी का मरीज वहीं रह रहा है, जब उसने खांसता है तो ये एरोसॉल जो पार्टिकल्स हैं ये वहाँ पर एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक बने रहते हैं और अंदर जा करके बीमारी पैदा करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये फैलने वाली बीमारी है, और मुझे याद आता है कि जब कोई एक जैसे एड्स हो गया, काइंड ऑफ कैंसर हो गए, जैसे वैसी ही उसी फैमिली की ये टीबी बीमारी, मतलब कहने का मतलब सोसाइटी के हिसाब से जिसको टीबी हो जाता था लोग उसके पास भटकते नहीं थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। आज जैसे आप, क्योंकि लोगों को डर लगता था कि अरे हमें भी हो जाएगी, हमें हो जाएगी, क्योंकि अवेयरनेस चीज़ों को नहीं थी, और अवसाद की एक स्थिति आ जाती है जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होता है उसमें। तो शुरुआती एक प्रश्न ये एक और रहेगा मेरा, कैसे व्यक्ति पहचाने, क्या शुरुआती ऐसे लक्षण होते हैं कि व्यक्ति को संकेत हो कि हाँ मुझे टीबी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ या मुझे हो रहा है, कैसे लगेगा? यदि कोई व्यक्ति जानता है कि वो किसी टीबी के रोगी के संपर्क में है तो उसको होशियार रहने की ज़रूरत है, प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। और अगर उसमें कोई लक्षण पैदा होते हैं जैसे खांसी आना, किसी काम में मन ना लगना, बुखार होना, अक्सर ये बुखार शाम को बढ़ता है, रात को पसीना आना, भूख ना लगना, वेट लॉस होना, ये इसके लक्षण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो उसको जांच करा लेनी चाहिए कि उसको कहीं किसी संक्रमण तो नहीं हो गया। एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि जितनी अर्ली स्टेज में बीमारी पकड़ जाए, अक्सर क्या होता है कि लक्षण हुए, पहले गया केमिस्ट के स्टोर पे गया काउंटर पे, वहाँ से उसने कुछ खांसी दवा या कुछ टैबलेट से मांग ली, उसको खाता रहा, फिर उसके बाद किसी डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे कुछ दवा लेता रहा। ऐसे करते करते डायग्नोज नहीं हो पाती इस समय से और बीमारी अंदर बढ़ती चली जाती है। तो एक अर्ली बीमारी में और एक जो लेट बीमारी जो काफ़ी एडवांस हो जाती है, अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो जितना अच्छा हमको आउटकम एक जल्दी पकड़ी हुई बीमारी में जो कि जिसके कि शुरुआती दौर में पकड़ लिया जाए, वो जो ठीक होगी तो कोई भी किसी तरीके के लंग में कोई डैमेज करके नहीं जाएगी। लेकिन यही बीमारी अगर 2-3 महीने तक बढ़ती चली जाए तो एक संभावना बनती है कि लंग्स के अंदर अधिक डैमेज कर दे और कुछ बीमारी ठीक हो जाएगी, ट्यूबरकुलोसिस तो क्योर हो जाएगी, लेकिन लंग का डैमेज कुछ बाद में परेशान कर सकता है। बिल्कुल। जांच की बात आपने करी डॉक्टर साहब, कौन सी जांच इसमें चीज़ों के परफेक्ट होती है, क्या कहते हैं उसे? 2 चीज़ें बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो बलगम, जिस रोगी को टीबी होती है उसके जो कफ या बलगम जो होता है उसके अंदर टीबी के जीवाणु, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उनको डिटेक्ट कर लिया जाए। तो साधारण टेस्ट माइक्रोस्कोप से पकड़ लिए जा सकते हैं, लेकिन अब आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा, मॉलिक्यूलर टेस्ट से
जो कि हमको बहुत अर्ली स्टेज की बीमारी में भी हमको रिज़ल्ट पॉजिटिव दे देते हैं। इसको एक टेस्ट होता है, जीन एक्सपर्ट कहते हैं, और वह आने वाले समय में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हम लोग जीनोम के कभी इसको एक्सप्लोर करने लगे हैं, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। लेकिन साधारण बलगम की जांच और जीन एक्सपर्ट के साथ में इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक फेफड़े का एक्सरे मदद बहुत करता है, लेकिन फेफड़े के एक्सरे इसके ऊपर केवल बहुत निर्भर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी अन्य बीमारियां टीबी से का भ्रम पैदा कर सकती हैं और एक गलत डायरेक्शन में लीड कर सकती हैं। तो एक्सरे के द्वारा एक एक्सरे का सस्पिशन होता है जी। कि शायद टीबी ना हो, और बलगम के द्वारा उसको कंफर्मेशन हो जाए। ये निर्भर करता है कि एक्सरे रीडिंग में जो चिकित्सक है उसको कितना उस बीमारी के बारे में अनुभव है। जी बिल्कुल। बिल्कुल बात डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों को बताया। एक चीज़ और मैं आपसे इस टीबी से जुड़ी जानना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाता है अक्सर चीज़ों को कि आपने लक्षण बता दिए, सब कुछ बता दिया, कई भ्रांतियाँ भी हैं, तो मैं चाहूँगा आपसे इस पर जवाब मिले। कि कहा यह जाता है कि टीबी जब होती है, व्यक्ति शुरुआत करता है, जैसे ट्रीटमेंट शुरू हुआ, बीच में किसी ने एक दिन नहीं खाया, ट्रीटमेंट ख़त्म, मतलब किसी ने दवा एक दिन बीच में छोड़ दी, लोगों को इतना खौफ बना देते हैं कि एक दिन भी दवाई छोड़ी तो 3 महीने 4 महीने कोर्स है वो पूरा बेकार, फिर से जीरो से शुरू करो। क्या इस पर कहेंगे? ये नियमित इलाज टीबी की चिकित्सा में बहुत आवश्यक है, और ये इलाज काफ़ी लंबे अरसे तक, महीनों चलता है। और इसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि दिक्कत तब आती, खास तौर से जब व्यक्ति एक तो भूलवश कभी भूल सकता है, तो ऐसे एक आधा दिन अगर भूल जाता है, जिसको कि अवॉइड करना चाहिए, तो उतना नुकसानदायक नहीं होता है। नुकसानदायक क्या होता है? जब आपके लक्षण ख़त्म हो जाते हैं, खांसी नहीं रही, बुखार नहीं रहा, भूख लगने लगी, खाने पीने लगे, आप काम पे वापस चले गए, तो बीमारी फिर बैकग्राउंड में जाने लग जाती है, प्राथमिकता ख़त्म होने लग जाती है। और अक्सर लोग जो है, जब उनके लक्षण ख़त्म हो जाते हैं तो सोचते हैं हमारी बीमारी ठीक हो, अब दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, और उसको बंद करते हैं, या किसी और कारणवश वो गैप कर देते हैं ट्रीटमेंट में। तो यदि इलाज को निरंतर ना किया जाए, तो बैक्टीरिया टीबी का जो होता है वो एक प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न उसमें हो जाती है कि उसके ऊपर दवाओं का असर ख़त्म हो जाता है, जिसको ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। अक्सर आपने शायद सुना होगा, ड्रग रेजिस्टेंस भी कई तरह के, एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, कि एक से ज़्यादा दवाओं को प्रतिरोधक शक्ति उसकी उसने डेवलप कर ली कि वो दवा व्यक्ति ले भी रहा है, लेकिन वो दवा अंदर जा करके उस बैक्टीरिया को नहीं मार पा रही, वो उसमें जीवित रह रहा है, उसमें पनप रहा है। तो इसका होने का बहुत खतरा रहता है, जिसके कि रिजल्ट्स ट्रीटमेंट के एमडीआर टीबी के दिक्कतवर होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दवाएं खानी पड़ती हैं, दवाएं गर्म बहुत होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है, महंगी होती है। तो और इसके अलावा उतने अच्छा उसका रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते जितने कि प्राइमरी बीमारी के रिजल्ट्स होते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चिकित्सा प्रारंभिक दौर में ही बीमारी ठीक हो जाए। ट्रीटमेंट में इरेगुलरिटी करने से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। रेजिस्टेंस केसेस का ट्रीटमेंट ज़्यादा दुर्लभ है और रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए निरंतरता इलाज में आवश्यक है। इसलिए और हम एम्फसाइज करते हैं कि छूटना नहीं चाहिए, असर ख़त्म हो जाएगा। तो मरीज के दिमाग में ये बात रहती है कि हमको रेगुलर करते रहना, भूलना नहीं है। अगर उसको छूट दे दी जाए कि कभी कभी नहीं खाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, तो फिर वो कभी कभी में फिर कभी कभी खाना हो जाएगा, उसका बहुत उल्टा असर हो जाता है। बिल्कुल ये बात आपने सही कही, क्योंकि मैंने भी कई लोग, अच्छा ये मेरे साथ भी होता है, जब नॉर्मल हुआ डॉक्टर ने सभी के साथ नेचुरल चीज है कि 7 दिन दवा खानी है, अरे 7 दिन दवा खानी, फिर आदमी 2 दिन, अरे अब तो ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, और वो दवाइयाँ फिर एक्सपायरी होके फेंक दी जाती। बिल्कुल ये बात सही कही। तो मुझे लगता है ये दर्शक जो आज देख रहे हैं, आपको आज सुन भी रहे हैं,
तो ये एक चीज फैक्ट की बात है कि क्यों कहा जाता है कि टीबी की दवा एक दिन नहीं छोड़नी चाहिए ताकि आप रेगुलरिटी बनाए रखें रेगुलरिटी और बनाए रखें, जो आपने कहा बॉडी जो मेडिसिन रेजिस्टेंट वाली सिचुएशन पे ना आ जाए, क्योंकि उसको मतलब बहुत ग्रेव सिचुएशन होती है वो। और इसमें अब थोड़ा सा एक प्रश्न आगे और बढ़ता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कहा दवाइयाँ गर्म होती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि रोग इतना बड़ा है। ऐसे में मरीज को मेंटली तौर पे भी हमें कहीं ना कहीं उसको ध्यान रखना होगा, मरीज को भी और जो उनके सहयोगी हैं, तीमानदार हम भाषा में बोलते हैं, उनको भी। ये यदि किसी रोगी को टीबी होती है तो खाली दवा का पर्चा लिख करके उसको भेज देना काफ़ी नहीं होता है। उसको बीमारी के बारे में थोड़ी जानकारी देनी चाहिए कि क्या बीमारी है, ये कैसे फैलती है। उसको ये भी देखना है कि उसके घर में दूसरों को ना फैल जाए बीमारी, दूसरे घर वालों को भी मालूम होना चाहिए कि कैसे इसका बचाव करना है। इसके अलावा दवा में क्या सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं जो कि यदि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, उनको जब सिम्टम्स पैदा हों तो उसका आकर के डॉक्टर की रिपोर्ट बैक कर सके। और दवा उसको रेगुलर खानी है और इसके अलावा उसका खान पान में कैसा होना चाहिए, एक इसका टाइप ऑफ काउंसलिंग उसकी ब्रीफ काउंसलिंग ज़रूरी है जिससे बीमारी के बारे में समझ सके और चिकित्सा अपनी ठीक से करे जिससे कि उसके रिजल्ट्स अच्छे निकले। तो सर अक्सर यही होता है कि लोग कहते हैं दवाई खा रहे हैं सही हो रहा है, लेकिन दवा भी तभी दवा मुझे लगता है मेडिसिन इज जस्ट सपोर्ट। आप जब तक डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो मेडिसिन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब से सन 1944 1944 के पहले टीबी की कोई दवा नहीं थी और एक टीबी का रोगी तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई कि इससे उसका कुछ किया जा सके, लेकिन कोई भी विधि कारगर नहीं थी। सैनिटोरियम बनाए गए, रोगी को उन सारे पहाड़ों के ऊपर अच्छे जहाँ पे अच्छी क्लाइमेट हो वहाँ मरीजों को भर्ती कर दिया था, महीनों रहते थे। उनका खान पान अच्छा दिया जाता था, धूप का सेवन करते थे, अच्छा वेंटिलेशन होता था। तो कोशिश ही की जाती थी कि होस्ट इम्यूनिटी, उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग किया जाए ताकि वो लड़ सके, ताकि वो लड़ करके उस बीमारी को ठीक हो सके। तो बिना दवा के भी लगभग 30% लोग ठीक हो जाते थे। और जब से ये दवाएं आ गई हैं तो अब तक बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं, इससे बीमारी 100% क्योर हो जाती है। लेकिन दवा के साथ साथ हमारा दवा केवल बैक्टीरिया को मारती है, हीलिंग नहीं करती है। बिल्कुल हीलिंग बॉडी की इम्यून सिस्टम हील करता है। जो डैमेज लंग आपके टिश्यू को हुआ है, लंग्स को डैमेज हुआ है, उसकी रिपेयर वो बॉडी करता है। तो उसके लिए हमारा इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा पौष्टिक आहार हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, अल्कोहल का प्रयोग ना करते हों, स्मोकिंग ना करते हों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बॉडी रिपेयर प्रोसेस जो है वो अच्छा करके और ऐसा रिजल्ट दे सके कि लंग्स फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ सके। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, दवा बैक्टीरिया को किल करने के लिए बिल्कुल, और खान और पान रिपेयर के लिए इम्यूनिटी हमारी अच्छी हो, खान पान अच्छा हो, नरिशमेंट ठीक हो, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस डाइट हो। बैलेंस मीन्स उसमें सारी चीज़ें प्रोटीन और सब कुछ भी हो, अच्छा पौष्टिक आहार हो, उसका विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सब कुछ मिले तो बॉडी की क्षमता इम्प्रूव करता है, तभी इम्प्रूवमेंट पूरी तरह से हो पाएगा हीलिंग को लेकर। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछूंगा टीबी से लेके, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ अक्सर ये देखी गई एक्चुअली, कई जब मैं डॉक्टर्स के पास जाता था, जैसे कभी कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर पूछ लेते थे चेस्ट का एक्सरे देखे, कहीं टीबी तो नहीं है। अमूमन जो आपने कहा ना, जो एक्सपर्ट थोड़े से का एक्सपर्टीज नहीं है जिनमें, तो कहा यह भी जाता है कि कभी कभी टीबी जो है वो चली तो गई पूरी तरह से, आपने दवा भी नहीं छोड़ी, सब कुछ चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा साइड इफेक्ट रह जाता है जिसकी वजह से कभी टीबी कोई आदमी खांस रहा है, कभी टीबी का पेशेंट रहा होगा यंग एज में, वो खांस रहा है तो उसके मुंह से ब्लड आ जाता है, या कभी कभी क्लॉट जो क्लॉट टाइप का ब्लड आ जाना या ब्लीडिंग हो जाना। तो क्या ये बात सही है? क्या ये अलग कंडीशंस भी होती है? शुरुआती दौर में जब हमने सिम्टम्स बताए थे, ये दिमाग में छूट गया था कि खून आना
भी एक लक्षण है टीबी का। ओके। लेकिन खून आना केवल टीबी में ही नहीं होता है, कई अन्य फेफड़े की बीमारियां हैं, ओके। ब्रोंकाइटिस हुई, लंग कैंसर हुआ, निमोनिया हुआ, और बीमारियां बहुत सी हैं अस्थमा वगैरह। जिनमें कि खून आ सकता है। ओके। नंबर 1। नंबर 2, खून आने का मतलब ये नहीं कि बीमारी बहुत एडवांस हो गई, ऐसा कभी कभी शुरुआती दौर में ही खून आ जाता है। और तीसरी चीज़, कभी कभी खून इलाज के उपरांत भी, आपका इलाज पूरा हो गया, क्योर हो गए, लेकिन उसने जो अंदर थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया लंग्स को, उसमें से कभी कभी इलाज के बाद भी खून आ सकता है। कभी कभी आ कभी सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि दोबारा टीबी हो गई। हाँ। इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो आपने पूछा कि इलाज के बारे में, आपने पूछा कि क्या आपने सवाल किया था? मेरा सवाल ये था कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जैसे ब्लीडिंग हो गई तो लोग कहते हैं कि साइड इफेक्ट छोड़ के गई है टीबी। टीबी, जी। ये निर्भर करता है, हमने आपको पहले भी बताया कि किस स्टेज पर टीबी का इलाज किया गया, उसने कितना अंदर डैमेज कर दिया। यदि शुरुआती बहुत अर्ली डिटेक्शन हो जाए बीमारी का और ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो 100% सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है। लेकिन वही बीमारी अगर डैमेज बढ़ाती चली जाए तो रिपेयर प्रोसेस हो सकता है लंग को वापस पूरा नॉर्मल ना पहुंचा सके, जी। और कुछ रेजिडुअल चीज़ें वहाँ पर डैमेज जो है छूट जाए, जो कि बाद में लक्षण अन्य तरह के, टीबी तो क्योर हो गई, लेकिन दूसरे लक्षण, खांसी, बलगम, बुखार का आना, या सांस फूलना, या कभी कदार खून आ जाना, इस तरह के लक्षण बाद में भी हो सकते हैं, जो कि टीबी की वजह से नहीं है। जो टीबी ने लंग डैमेज किया, साइड इफेक्ट्स उसमें अक्सर गलती ये हो जाती है कि जब वो किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो ये सिम्टम्स दोबारा हुए, लंग्स के अंदर भी कुछ शेडोज दिखाई पड़ती हैं एक्सरे में भी, तो ये सोच करके कि शायद दोबारा बीमारी हो गई, तो कभी कभी त्रुटिवश उनको दोबारा दवा स्टार्ट कर दी जाती है, जो कि वास्तव में बहुत ज़रूरी नहीं कि ऐसा हुआ ही हो कि उसको बीमारी दोबारा हो गई। बीमारी रिलैप्स भी कभी कभी कर जाती है अगर चिकित्सा अच्छी तरह से ना की जाए, तो पूरा कोर्स करने के बाद में 2-3% केसेस में, 2 से 5% केसेस में रिलैप्स भी संभव होता है। लेकिन जो ये अंदर डैमेज होता है, ये भी सिम्टम्स पैदा करके एक गलत इंप्रेशन कभी कभी देता है कि बीमारी रिलैप्स हो गई, और गलती से भी इलाज उसका हो जाने का डर रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 1-2% चांसेस में ऐसी स्थिति हो सकती है, और इसके भी एक कंडीशन है कि अगर जैसे बॉडी रेजिस्टेंट हो गई, अब हाई लेवल पे टीबी पहुंच गई है, कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो, और अगर समय रहते बचाव कर लिया जाए तो यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एक और बात, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा, अभी फिलहाल जवाब दिया कि ब्लीडिंग होना जरूरी नहीं है टीबी का ही हो, लक्षण हो, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, सीओपीडी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसे में कई क्या होता है, हार्ट पेशेंट जो होते हैं, जिनके हार्ट पेशेंट भी होते हैं, उनमें भी कभी कभी ब्लड आने का चांस होता खतरा होता है। कुछ बीमारियां हार्ट की भी ऐसी होती हैं जी। जिनमें कि लंग्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो कभी कभी हार्ट के रोगी चेस्ट एक्सपर्ट के पास आते हैं क्योंकि खून आ गया, या जी जी जी। कभी और लक्षण हो जाते हैं, सांस फूल रही, खांसी आ रही है। तो और क्योंकि आप कानपुर में रहें, कानपुर से ही हैं, तो आपने देखा हो यहाँ पान मसाला तो यहाँ का एक कल्चर में आ गया है, और व्यक्ति इसको कल्चर पे लेता जाता है, और हर दूसरा आदमी, या मैं कहूँ हर पहला आदमी यहाँ पे ज़्यादातर इस सेवन करते हैं। और इसके अलावा आज की जो यंग जनरेशन है, मॉडर्न लाइफ जो आजकल शुरू हो गई, अल्कोहलिंग, स्मोकिंग, तो ये डेंजरस तो है, इसमें नो डाउट। ड्रग्स, हाँ आजकल ड्रग्स भी आ गए यंग एज में, और कॉलेज के स्टूडेंट तक करने लग गए, स्कूल छोड़ा कॉलेज में शुरू हो गए, इवन स्कूल के बच्चे भी, हायर एजुकेशन स्कूल के बच्चे भी जो हैं, वो भी मैं देखता हूँ शुरू हो चुकी है इन सारी चीज़ों को। ये देखा गया कि इन चीज़ों की शुरुआत बच्चे बड़े, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है, इसको देखा जाए, ट्राई किया जाए, और वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे
शौक में बदलती है, शौक से क्योंकि आदत में बन जाती है, बिल्कुल, फिर लत बिल्कुल। पड़ जाती है, एक एडिक्शन हो जाता है, इसको कहना चाहिए। फिर उनको उनका शौक हो जाता है, अगर जो आम भाषा में हम लोग बोले कानपुर मतलब के। इसकी अक्सर शुरुआत यंग एज में ही होती है, और इसीलिए यंग एज को टारगेट करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए, उनको जो कि वो इन गलत चीज़ों का सेवन ना करें। ये स्कूल एज से ही, स्कूल गोइंग बच्चों में ही जो है शुरुआत इसकी कर देनी चाहिए। भी इसको अवेयरनेस करनी चाहिए, मेरे लॉज भी इस पे थोड़े से स्ट्रिक्ट आने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एक तो पॉल्यूशन कानपुर में रहता ही है, ऊपर से आप इस तरह की चीज़ें अगर आप सेवन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और रहेगा, क्योंकि ब्लीडिंग आना, अस्थमा, तमाम चीज़ों की हो सकती है बीमारी। अस्थमा पेशेंट को अटैक भी पड़ते हैं कभी कभी, जो घबराहट से, क्योंकि होता है कि सांस नहीं आ रही है। दूसरी बार मैंने अक्सर लोगों को देखा है एज के बाद, 15-20 साल का बंदा है, बड़ी एक्टिव है, हैवी वेट लेकर के वो ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तमाम एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे एज होती है और मैंने वो स्मोकिंग, तमाम जो बैड हैबिट्स हैं इसमें आता है, सांस फूलना शुरू हो जाती है। मतलब आप ये समझिए, 5 सीढ़ी चढ़ी, सांस फूलना शुरू हो गया। और जो अमूमन उसके साथ क्या होता है, खांसी जो होती है बनी रहती है, और इतनी गंदी खांसी, जब व्यक्ति खांसता है तो इरिटेशन, एक होती है नॉर्मल खराश, लेकिन वो गले में खराश बनी रहती है। गले में खराश बने रहना भी क्या एक बीमारी का संकेत है? और जैसा आपने बताया, पोल्यूशन और स्मोकिंग दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंदर लंग्स के अंदर जब जाती हैं, तो जो अंदर की जो सांस की नलियों के अंदर जो लेयर होती है, म्यूकोजा जिसको कहते हैं, उसमें पूरा डिफेंस सिस्टम है हमारा बना हुआ, और उसमें एक तरह का एक सिस्टम बना हुआ है जो कि उसको जितनी गंदगी उसको साफ करके ऊपर की तरफ ले आता है, और आदमी उसको खांस के निकाल देता है। तो जो ये लोग जो जो व्यक्ति स्मोकिंग या जिनके ऊपर पोल्यूशन का बहुत इफेक्ट होता है, तो ये अंदर का जो सिस्टम बना हुआ हमारा डिफेंस सिस्टम लंग्स के अंदर, ये डैमेज होता चला जाता है। और जब एक बार डैमेज आता है तो अंदर जितनी गंदगी जा रही है, चाहे वो गंदगी कह लीजिए या उसको इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जो अंदर जा रही हैं, उसको क्लीन अप नहीं कर पाता है फिर वो, और वो अंदर जा करके बीमारी पैदा करने में सक्षम होते हैं। तो हमारे लंग्स की रेजिस्टेंस वीक हो जाती है स्मोकिंग से और पोल्यूशन से, और उसमें फिर दूसरी बीमारियां जा करके बस जाती उनको एक ऐसा ग्राउंड बना के देती है कि उसमें पनपने लगे, और बीमारियों का घर बन जाता है, जो लोग आम भाषा में बात करें। तो बिल्कुल। इसलिए स्मोकिंग को कभी भी कोशिश ही करनी चाहिए कि इसकी शुरुआती ना हो, और शुरुआत होने के बाद में जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं उनमें बंद करना आवश्यक है, उसमें पूरी मदद करनी चाहिए। लेकिन तब उसको कहीं ज़्यादा दिक्कत होती है, बजाय इसके कि शुरुआती स्टेज में अगर बच्चों में ही ऐसे उनको इतनी एजुकेशन दी जाए, समझाया जाए कि उसकी शुरुआत ना करें कि वो उनको लत लग जाए, उनको एडिक्शन हो जाए, तो उनको बाद में छोड़ने में दिक्कत हो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ओरल कैंसर से लेकर तमाम बीमारियां, जैसे आपने कहा था ना, बीमारियों का घर बन जाता है। और स्मोकिंग ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति करता है वही नुकसान करता है। अगर घर के अंदर पेरेंट, अगर उनके बच्चे के फादर स्मोक करते हैं, जिसको कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक, हाँ, धुआं जो निकलता है, धुआं निकलता है, जी, 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 वो भी बच्चों को इनहेल करते हैं तो इनहेल करते हैं, नुकसान करता है। उससे भी बीमारी उतने ही नुकसानदायक है जितना खुद का स्मोकिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आवश्यक है कि घर के अंदर कोई भी व्यक्ति, या आप जहां ऑफिस में काम करते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, पब्लिक जो प्लेस, भी जहां भी आप हैं, वहां पर भी स्मोकिंग अगर दूसरे लोग करते हैं तो इक्वली हार्मफुल है। इसको भी बहुत डिस्करेज करने की ज़रूरत और है। इस पे अवेयरनेस भी और चीज़ें होनी चाहिए कि आप ही नहीं पी रहे हैं, आपके द्वारा जो इनहेल किया, दूसरे जो इनहेल कर रहे हैं उनको भी नुकसान उनको भी नुकसान हो रहा है। और एक थर्ड हैंड स्मोक भी आ गया है। ओके। कि यदि आप स्मोक, कोई इस कमरे में आप बैठे हुए हैं, यहाँ कोई पहले स्मोक करके जा चुका है, तो यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर वो जो धुआं समा जाता है, जो उसके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं स्मोक में, वहाँ सेटल कर जाते हैं। ओके।
और वो भी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आप होटल में जाके रहते हैं तो आप मांगते हैं कि आपको स्मोकिंग रूम चाहिए, नॉन स्मोकिंग रूम चाहिए। हाँ, ये जी जी। तो नॉन स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग रूम में आप रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको उन कार्सिनोजन जो कि कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं, या दूसरे और पॉल्यूटेंट्स जो हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग और थर्ड हैंड स्मोकिंग आ गया। जो सामान है उनसे भी आपको उससे चीज़ें हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर समय हमारे पास बड़ा कम हो जाए, आपने अपने समय दिया और काफ़ी कुछ बातें भी बताई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक जैसे जनता है वो आप जितना समझाए कोशिश करें नहीं मानती, और एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी चेस्ट, हेल्दी चीज़ें समझने के लिए व्यक्ति को क्या आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसमें कि आपका खान पान अच्छा हो, आप जो चीज़ें हानिकारक हैं जिसमें कि हम लोगों ने चर्चा की स्मोकिंग के ऊपर, और अल्कोहल यूज़ इक्वली नुकसानदायक है, इन चीज़ों का सेवन ना करें। कोशिश करें कि पोल्यूशन से जितना दूर रह सकें, और कोई भी लक्षण बीमारी का होने पर अपने को उचित चिकित्सा की जो आपको फैसिलिटी हो उसमें दिखा करके उसको बढ़ने ना दें, उचित समय पर एक्ट करें, जिससे कि बीमारी अगर कोई होती भी है तो समय पर उसका निदान किया सके। हालांकि प्रिवेंशन बीमारी का सबसे अच्छी चीज़ है कि बीमारी पैदा ही ना हो। बिल्कुल। एक बार, और अगर कोई लक्षण आते हैं तो उनका समय पे रहते उनके बारे में एक्सपर्ट से मिलके उसको निदान करके किया जाए, उसको हटा दीजिए। बिल्कुल है या नहीं है, बिल्कुल उसका निदान क्लियर चीजें हो, और अगर है तो सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आपने हमें अपना समय दिया और वो बातें बताई जिससे लोग जो हैं वो समझेंगे और भ्रांतियों से दूर हटेंगे, और बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जीनी है तो इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। तामसिक प्रवृत्ति, अल्कोहल, स्मोकिंग और पान मसाला गुटखा, और ये कहीं ना कहीं सेहत के लिए हानिकारक है, और ऊपर से जब पॉल्यूशन होता है तो ये सोने पे सुहागा वाली बादी अगर बात करें निगेटिव वे में तो ये चीज़ें आ जाती हैं। डॉक्टर एस के कटियार जी, आपने हमें अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और तमाम पहलुओं पर बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। और तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस के कटियार साहब, और तमाम चीज़ों पर उन्होंने बातचीत करी, और आई होप कि आप अब ये समझेंगे कि टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है और उतनी ही सरलता से उसका इलाज भी होता है, बशर्ते जो चीज़ें कही जाती हैं उसको ध्यान से समझें और जानें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में कई चीज़ें जो बिगड़ सकती हैं, और जैसे जैसे डॉक्टर्स आपको सलाह देते जाए वैसे वैसे इसका इलाज करते जाएं। और इसके अलावा जो स्मोकिंग, अल्कोहल है, इन सब से दूरी बनाएं, क्योंकि ये शुरुआत तो आपको शॉक में होती है लेकिन उसके बाद आपको एक बड़ा शॉक भी दे देती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।